नमस्कार, मैं चेतन तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं बी ऑनलाइन क्लासेस में। आप सभी ने जो मेरे पिछले वीडियो पे प्यार और सुझाव दिए, उन सभी सुझावों के लिए, प्यार के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में हमने आपके सुझावों को ध्यान में रखते हुए कुछ चेंजेस किए हैं। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगे और आगे भी ऐसे सुझाव देते रहिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। फ्रेंच रेवोल्यूशन, वर्ल्ड हिस्ट्री का जो हमारा टॉपिक था फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो कि 14 जुलाई 1789 में हुई थी। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या क्या चीजें हुई, फिर डेमोक्रेटिक मोनार्की, फिर रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक फ्रांस, जैकबिन क्लब की गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ऑफ 5 डायरेक्टर्स भी थी, उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट की डिक्टेटरशिप, और देन हम लोग पहुंचे थे बैटल ऑफ वाटरलू पे। बैटल ऑफ वाटरलू 18 जून 1815 को हुआ था। ये हुआ था बेल्जियम में, क्योंकि वाटरलू जो है एरिया वो बेल्जियम में पड़ता है, तो इस वजह से बैटल ऑफ वाटरलू बेल्जियम में हुआ था। इस बैटल ऑफ वाटरलू में फ्रांस एक तरफ था, बाकी यूरोप की जो शक्तिशाली देश थे वो एक तरफ थे। उन शक्तिशाली देशों में पहला आपका यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड्स, जिसको आप यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटेन भी बोल सकते हैं, पर्सिया, पर्शियन अंपायर, रशियन अंपायर और ऑस्ट्रियन अंपायर, ये चार शक्तियां एक तरफ थी और फ्रांस अकेला था। तो इस बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई। अब ये बैटल ऑफ वाटरलू इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस बैटल ऑफ वाटरलू के बाद ट्रीटी ऑफ वियना हुई। 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना हुई। एक वियना में कांग्रेस हुई। उस कांग्रेस में फ्रांस के ऊपर बहुत सी ये जो ट्रीटी ऑफ वियना हुई, तो इसमें फ्रांस के ऊपर काफी सारी समझौते और संधियां ला दी गई। तो इससे हुआ ये कि फ्रांस काफी दबाया गया उस संधि में। और दूसरी चीजें क्या क्या हुई, इनको हम आगे पढ़ते हुए आप देखेंगे क्या हुआ उस समय पे और कहां पहुंचा, कौन था, कैसे हुआ, ट्रीटी ऑफ वियना में क्या क्या चीजें हुई, इनको हम आगे देखते हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, वाटरलू, बैटल ऑफ वाटरलू फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। तो बैटल ऑफ वाटरलू 18 जून 1815। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस पे शासन कर रहा था। फ्रांस ने उस समय पे यूरोप के लगभग सभी देशों में जाकर के काफी सारी चीजें की। उसने हर देश में जाकर के, जो मैंने आपको बताया था, टेक फ्रीडम एंड इक्वलिटी फ्रॉम अस, इट्स द हम्बल थिंग ऑफ ह्यूमैनिटी, इस टाइप की चीजें उसने दी और सारे यूरोप को राष्ट्र, राज्य और नेशनलिटी के बारे में जागरूक किया। उसने कहा कि हर यूरोप का देश क्या बने, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक बने। क्योंकि फ्रांस ही उस समय पे 1815 आते थे। 1804 में जब नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी डिक्टेटरशिप आरंभ की, तो उस समय से फ्रांस भी डिक्टेटरशिप में था, लेकिन वो काफी सारी चीजें ऐसे दे रहा था जिसको नेपोलियन सिविल कोड बोलते हैं, जिसने ह्यूमन राइट्स के बारे में ह्यूमन चार्टर को दिया। तो इसलिए फ्रांस एक काफी बड़ी शक्ति के रूप में उभरा और फ्रांस के लोग ईमान के चलते थे कि ये बहुत अच्छा लीडर है नेपोलियन बोनापार्ट। बाद में कुछ चीजें खराब हुई तो उसकी वजह से इसकी आलोचना भी हुई। क्योंकि जब पूरे यूरोप में राष्ट्र राज्य की संकल्पना चल रही थी, तो वहां के जो एम्परर्स थे उनको काफी खतरा महसूस हो रहा था नेपोलियन बोनापार्ट की डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक की, उससे वाइब्स स्प्रेड हो रही थी डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक्स की, उससे काफी खतरा महसूस हो रहा था। तो इसीलिए उन्होंने फ्रांस के खिलाफ वॉर किया। वॉर कहां हुआ? बैटल ऑफ वाटरलू, बेल्जियम में हुआ। कौन कौन थे? एक तरफ फ्रांस था और दूसरी तरफ यूनाइटेड किंगडम्स ऑफ द नीदरलैंड, पर्शियन अंपायर, रशियन अंपायर, ऑस्ट्रियन अंपायर। इस वॉर में क्या हुआ कि नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई और इस हार के बाद नेपोलियन बोनापार्ट को जेल में भेज दिया गया। नेपोलियन बोनापार्ट को जेल में भेज दिया गया 1815 में। फिर वहीं पे 5 मई, जेल में रहते हुए 5 मई 1821 को इसकी डेथ हो गई। नेपोलियन बोनापार्ट का चैप्टर यहां से समाप्त हो जाता है। अब आगे क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ वियना हुई या वियना का समझौता हुआ। इसमें यूरोप का एक नया मैप बनाया गया। यूरोप का एक नया मैप बनाया गया। जो कांग्रेस बैठी, उस कांग्रेस का जो द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। जो ड्यूक मेटरनिक थे, उन्होंने इस कांग्रेस की अध्यक्षता की, जो कि ऑस्ट्रियन चांसलर थे। क्योंकि आप सभी को याद होगा, जो मैरियो थी, जो लुई 16 की वाइफ थी, वो ऑस्ट्रिया की ही थी। इसलिए ऑस्ट्रिया ने क्या किया कि बर्बन डायनेस्टी
जो कि वहां पे समाप्त हो चुकी थी जब रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक फ्रांस बना था, उसका डिक्टेटरशिप फ्रांस बना था। तो उस समय पर बर्बन डायनेस्टी का जो भी किंग वगैरह थे, लुई 16 को फांसी दे दी गई थी। तो ऑस्ट्रिया के चांसलर ने किया गया कि बर्बन डायनेस्टी के ही वंशज को उठा के लेके आए, उन्हें क्या बनाया गया, फ्रांस का किंग बनाया गया। तो फ्रांस में फिर से क्या आ गया, एब्सोल्यूटिज्म मोनार्की आ गई, एब्सोल्यूटिज्म मोनार्की। फ्रांस में फिर से एब्सोल्यूटिज्म मोनार्की आ गई और फ्रांस के एरिया को छोटा किया गया ताकि फ्रांस विस्तार ना करने पाए। यदि फ्रांस फिर से विस्तार करेगा, बाई चांस उनको डर था कि अगर नेपोलियन बोनापार्ट की जगह कोई दूसरा व्यक्ति आ गया तो वो भी फिर फ्रांस को फिर से उसी तरह खड़ा कर देगा, क्योंकि जितना ज्यादा एरिया फ्रांस के पास था उस हिसाब से उसके पास सेनाएं काफी थी, सेना काफी हो सकती थी। क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट ने कुछ चीजें बहुत ही अच्छी की थी जो उसने फ्रांस के एकीकरण का काम किया और काफी सारे अंपायर्स को फ्रांस में जोड़ा। इस वजह से फ्रांस एक अलग ही तरह के देश के रूप में उभर रहा था। तो पहला क्या हुआ, बेल्जियम जो था उसका जो नॉर्थ, फ्रांस का जो नॉर्थ का हिस्सा था उसमें एक नीदरलैंड राज्य बनाया गया, उसमें बेल्जियम को भी जोड़ा गया। बेल्जियम में ही बैटल ऑफ वाटरलू हुई थी, तो बेल्जियम में ही नीदरलैंड जोड़ दिया गया और नीदरलैंड एक अलग राज्य बना दिया गया, अलग एक अलग कंट्री बना दी गई। पीडीमॉन्ट में जेनेवा को जोड़ा गया। पीडीमॉन्ट आज के टाइम में इटली का पार्ट है। कहां का पार्ट है, इटली का पार्ट है। वेस्ट में पर्सिया को वेस्ट का जितना भी भाग था, जो पश्चिम का भाग था वो पर्सिया को दे दिया गया कि पर्सियन अंपायर अपना भाग पश्चिम में विस्तार कर सके। उसने पश्चिम के कई सारे बड़े बड़े क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया पर्सिया ने। पोलैंड जो था, जो पूर्व में था, पोलैंड के काफी सारे भागों को दे दिया गया रसिया को, रशियन अंपायर को, ताकि पोलैंड अब रसिया अंपायर के अंदर है और रसिया भी अपना अंपायर बढ़ा सके, क्योंकि इन्हीं सबको खतरा महसूस हो रहा था। और जो 39 स्टेट्स ऑफ जर्मन अंपायर, जर्मनी महासंघ के जो 39 स्टेट्स थे उनको वैसा का वैसा ही रखा गया, उनको अलग नहीं किया गया। जेनेवा आज के टाइम पे स्विट्जरलैंड का पार्ट है और ये पिडमेंट इटली का पार्ट है। तो 39 स्टेट्स ऑफ जर्मन अंपायर, यही आगे चल के 1871 में क्या बनाते हैं, जर्मनी की स्थापना होती है। तो इस तरह से ट्रीटी ऑफ वियना में इटली जो फ्रांस था उसके भाग को छोटा किया गया। दूसरी चीज क्या कही गई कि फ्रांस अब अपनी आर्मी नहीं रखेगा, फ्रांस की आर्मी को छोटा से छोटा करने की बात की गई। जैसे ट्रीटी ऑफ वार्सा हुई थी 1919 में, उसी तरीके से ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी 1815 में। तो इसके सारे उस पर काफी सारे टैक्सेशन ला दिए गए कि आपको इतना इतना हर्जाना देना होगा इन लोगों को, और ये काफी सारी चीजें थी। अब जब बर्बन डायनेस्टी के किंग आए तो वहां पे एब्सोल्यूट मोनार्की आ गई और यहाँ पे कंजर्वेटिव जो सोसाइटी थी, जो रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक फ्रांस और क्या बोलते हैं डिक्टेटरशिप की फ्रांस जो था, जो जैकबिन क्लब की गवर्नमेंट और नेपोलियन बोनापार्ट की गवर्नमेंट के टाइम पे बिल्कुल गायब हो गए थे, वो कंजर्वेटिव सोसाइटी फिर से उभर के सामने आई। कंजर्वेटिव सोसाइटी फिर से उभर के सामने आई और इसने फिर से उसी तरीके से काम करना पूरा शुरू कर दिया। अब बात आती है 1830 में। लुई फिलिप को फिर से, लुई फिलिप बर्बन डायनेस्टी के ही थे, किंग बने लुई फिलिप 1830 में, पहले किंग थे। उसके बाद लुई फिलिप आए, इन्होंने एकदम पूरी तरीके से फ्रांस में एब्सोल्यूट मोनार्की का वही काम किया जैसा कि लुई 16 ने किया था, उसी तरीके से सेम उसी तरीके से इन्होंने चलाया चीजों को। और कंजर्वेटिव सोसाइटी इनके शासन में काफी ज्यादा उभर के आई। उसके बाद फिर 1848 में जब पूरे यूरोप में नेशनलिज्म की मूवमेंट चली, तब इनको अपनी सरकार छोड़नी पड़ी और वहां पे जाके चीजें बदली। क्योंकि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का काफी छोटा सा टॉपिक है, लेकिन अगर आप इसके सिनेरियो को देखेंगे तो आप समझेंगे कि ये टॉपिक बहुत छोटा सा है, लेकिन पूरे यूरोप के राष्ट्रवाद की जो जड़ें हैं, जो यूरोप की पूरी चीजें हैं, कहां से निकली हैं, वो केवल और केवल फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही निकली हैं। क्योंकि यूरोप को डेमोक्रेसी और रिपब्लिक
वोटिंग राइट्स, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, इन सभी चीजों को पूरे यूरोप को किसी एक ही आदमी ने सिखाया, वो था फ्रांस। और बात आगे चल के जब इन्हीं सब चीजों ने पूरे यूरोप को इफेक्टेड किया, इसीलिए फ्रांस की रेवोल्यूशन जो है, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक से। अब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन यहीं पे समाप्त होती है। अगला जो हम चैप्टर पढ़ेंगे अगली क्लास में, वो चैप्टर हमारे होंगे कि नेशनलिज्म इन यूरोप। अठारह सौ 15 से 1848, 1815 से 1848 के बीच क्या क्या हुआ यूरोप में, कौन कौन सी चीजें हुई, कैसे कैसे कंजर्वेटिव सोसाइटी, हंगर इंडेक्स और कौन कौन सी चीजें आगे बढ़ी, वियना कांग्रेस में जो मैप बना, वियना कांग्रेस में जो मैप बना उसकी क्या चीजें हुई, ऑटोमन अंपायर ने क्या क्या चीजें की, रशियन अंपायर पोलैंड में क्या क्या चीजें हुई। साथ में आगे हम लोग देखेंगे कि 1848 के बाद जो फ्रीडम का दौर चला यूरोप में, उसमें कौन कौन से नए राज्य बने यूरोप में। यहां तक केवल 19 स्टेट्स थे, या कह सकते हैं अंपायर थे। उसके बाद फ्रीडम का जो दौर चला, उस टाइम पे किन किन राज्यों को फ्रीडम मिली, क्या क्या चीजें हुई। ग्रीस की रेवोल्यूशन देखेंगे, ग्रीस स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, जर्मनी का मेकिंग ऑफ जर्मनी देखेंगे हम लोग, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन या इंग्लैंड, रशियन रेवोल्यूशन, फिर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसके क्या प्रभाव पड़े, क्या इंपैक्ट पड़े लोगों के ऊपर, जनजीवन के ऊपर, और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इन सभी के बाद क्या शुरू होगा, 1945 से 1989 तक चला गया कोल्ड वॉर। इसको देखिए। अब ग्रीक्स स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ग्रीक चूंकि ऑटोमन एम्पायर के अंडर का था, तो उसमें क्या क्या चीजें हुई, कौन कौन से राज्य बने उस टाइम पे, कैसे कैसे स्ट्रगल हुआ। मेकिंग ऑफ जर्मनी, जर्मनी कैसे बना, जर्मनी के बनने के क्या कारण थे, किन किन चीजों ने जर्मनी को बनाया। यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इटली के बनने के, इटली के एकीकरण की चीजों को हम समझेंगे। इटली में एकीकरण में किन किन लोगों ने भूमिका निभाई, क्या क्या चीजें हुई, कौन कौन सी चीजों ने इटली के एकीकरण में अग्रिम भूमिका निभाई। फिर स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रिटेन कैसे बना, इंग्लैंड एक कंट्री था, नीदरलैंड, आयरलैंड, तो ये सब एक ही इतनी ग्रुप्स में आते थे, तो इनमें कैसे क्या चीजें हुई, क्या यूके कैसे बना, फिर ब्रिटेन कैसे बना, फिर द ग्रेट ब्रिटेन कैसे बना, ये चीजें। रशियन रेवोल्यूशन पढ़ेंगे हम लोग, फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आफ्टर दैट कोल्ड वॉर। तो ये सभी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, तो इन सभी चीजों का कहीं ना कहीं लिंकअप फ्रेंच रेवोल्यूशन से मिलेगा। और फ्रेंच रेवोल्यूशन आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन ही इन सभी चीजों में सामने आएगी, और इन पूरे यूरोप के राष्ट्रवाद में जो मेन चीज निकल के आएगी वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन। उसने जो चीजें दी, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, वोटिंग राइट्स, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस और ह्यूमन राइट्स और
सभी लोग लॉ के अगेंस्ट समान हैं। ये सभी चीजें फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने दी। चलिए मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। धन्यवाद।